साहिबा दुरानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बैरी बोजान की थ्योरी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन की और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज पर। बैरी बोजान 21st सेंचुरी के बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर थे। वो कंस्ट्रक्टिव स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी, थ्योरी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, जिसमें वो बात करते हैं कि 21st सेंचुरी में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट एंड होने के बजाय और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि 21st सेंचुरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए उन्होंने दो अप्रोचेस आइडेंटिफाई किए, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मिलिट्री सेंट्रिक है, जैसे कि रियल स्कूल ऑफ थॉट बात करता था कि इंटरनेशनल सिस्टम इज़ अनार्किक, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और ये ट्रस्ट डेफिसिट है। इसीलिए स्टेट्स को अपने आप को सिक्योर करने के लिए पावर मैक्सिमाइजेशन करनी होगी, उनको कोर्सिव मीन्स यूज़ करने होंगे, उनको मिलिट्री एक्सटेंड करनी होगी और उनको नई एडवांस टेक्नोलॉजीज एक्वायर करनी होंगी। बैरी बोजान कहता है कि आजकल जो मसले हैं, स्टेट को सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं बल्कि इंटरनल थ्रेट्स भी हैं और इसीलिए उन्होंने 5 नॉन ट्रेडिशनल अप्रोचेस आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहले मिलिट्री, उसके बाद political, then economic, then social, and then environmental. So Barry Bozan says that in 21st century, since things are very complex, तो एक स्टेट को सिर्फ दूसरे स्टेट से ही खतरा नहीं है, उसके सिर्फ बॉर्डर्स इनसिक्योर नहीं है, बल्कि इंटरनली उसको सोशली भी थ्रेट्स हो सकते हैं, उसको इन्वायरमेंट से भी थ्रेट्स हो सकते हैं और उसको पॉलिटिकल या इकोनॉमिक थ्रेट्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इन मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए मॉडर्न सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं। कोविड-19 आया तो इट वाज अ पेंडेमिक, इट वाज अ ग्लोबल इशू और ये मिलिट्री से टैकल डाउन नहीं हो सकता था, तो इसके लिए मॉडर्न सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड थे। सिमिलरली अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखें तो क्लाइमेट चेंज इज़ अगेन अ ग्लोबल क्राइसिस, इट इज़ अ ग्लोबल चैलेंज और इसके लिए अगेन वी नीड होलिस्टिक अप्रोच, वी नीड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज। क्लाइमेट चेंज को अगर हम डिफाइन करें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, climate change is referred to as the long term shifts in the weather and temperature pattern. ये शिफ्ट नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं और 1800s के बाद जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तब से मैन मेड एक्टिविटीज़ ने इसको और भी ज़्यादा इन्हांस कर दिया है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होती हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज और भी ज़्यादा रैपिडली इन्हांस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज डायरेक्ट थ्रेट है ह्यूमन सिक्योरिटी को। अगर हम ह्यूमन इनसिक्योरिटी की बात करें तो इट कुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू different domains, like first and foremost insecurity to life। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गए, हीट वेव्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, वो डायरेक्टली लोगों की जानें ले रहे हैं, तो वो एक डायरेक्ट थ्रेट है लाइफ को। उसके अलावा ये फूड इनसिक्योरिटी कॉज करता है, वाटर इनसिक्योरिटी कॉज करता है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी कॉज करता है, हेल्थ इनसिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी, यू नेम इट। तो क्लाइमेट चेंज बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि कोई स्टेट रिच है या पुअर है, वो सबको इक्वली इम्पैक्ट कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में हर दूसरे साल बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग टॉर्नाडोज और हरिकेन्स आ रहे होते हैं। अभी हम रिसेंटली स्पेन में इतने एक्सटेंसिव फ्लड्स को विटनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की तरफ। यूके का टेम्परेचर राइज कर रहा है। इस साल यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 इज़ कंसिडर्ड टू बी द हॉटेस्ट ईयर। So climate change is impacting every state equally. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक ऑलमोस्ट 50 मिलियन लोग साउथ एशिया से माइग्रेट करेंगे। जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं, कराची, ढाका, मुंबई, दे वुड वैनिश। मालदीव जैसे स्टेट तो अगले कुछ सालों में दुनिया के नक्शे पे नज़र भी नहीं आ रहे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। तो इट इज़ अ ग्लोबल इशू एंड इट वुड इफ़ेक्ट एवरीवन इक्वली। तो अगर हम बैरी बोजान के इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि
कि सिर्फ मिलिट्री एक अप्रोच नहीं है। बुजान अपने इस थ्योरी में थीसिस प्रेजेंट करता है कि इनसिक्योरिटी इन वन डोमेन वुड लीड टू इनसिक्योरिटी इन ऑल अदर डोमेन्स। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से फ्लड्स आते हैं, उससे सबसे पहले तो सोशल फैब्रिक डिस्टरप्ट होता है, फिर एक स्टेट को उसकी वजह से इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इकोनॉमिक चैलेंजेस लीड्स टू पॉलिटिकल क्राइसिस, और फिर उनके बॉर्डर्स भी इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि जितने एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो और भी ज़्यादा एग्जर्बेट कर जाते हैं, फिर हमें अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर करना पड़ता है। सो वी कैन सी दैट द इनसिक्योरिटी इन वन डोमेन इज लीडिंग टू इनसिक्योरिटी इन ऑल अदर डोमेन्स। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 में प्रपोज की गई थी मोईद यूसुफ की तरफ से। ही इज़ अ टेक्नोक्रेट, और वो एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी थी जिसमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों सिक्योरिटी अप्रोचेस को मद्देनज़र रखा गया था। अगर इस तरह की पॉलिसीज़ ट्रू मीन्स में इम्प्लीमेंट हो तो पाकिस्तान के लिए कमिंग ईयर्स में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, वो इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल डाउन करने की बात कर रहे थे, वो क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट पॉलिसीज़ को डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने प्रपोज किया था। सो पाकिस्तान नीड सच पॉलिसीज़ एंड दे नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नहीं बल्कि रियल में भी। यूजुअली स्टूडेंट्स को यही मसला आ रहा होता है, उनको थ्योरी का भी पता होता है, उनको इशू का भी पता होता है, लेकिन उस इशू पे कौन सी थ्योरी बेस्ट अप्लीकेबल है इसमें दे आर ऑलवेज कंफ्यूज। और CSS के पार्ट 2 में तो they have just given you the contemporary crisis whatsoever is happening, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही होता है, लेकिन उस पर आपको थ्योरी अप्लाई करनी होती है। दैट डिफ्रेंशिएट्स द करंट अफेयर्स क्वेश्चन फ्रॉम एन IR पार्ट 2 पेपर। तो आपको पहले थ्योरी डिटेल में अंडरस्टैंड करनी होती है, उसके बाद उसके एजम्पशंस देखने होते हैं, और फिर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं या जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स होते हैं उनको डिटेल में पढ़ के आपको समझ आ जाती है कि अब यहाँ पे कौन सी बेस्ट सूटेबल है। जैसे कि क्लाइमेट क्राइसिस है, इट इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी इशू, हर दिन क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही होती है, आजकल COP29 भी चल रहा है। तो अगर हम बेरी बुजान की थ्योरी को डिटेल में पढ़ें, उसके एजम्पशंस देखें, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जब भी ह्यूमन इनसिक्योरिटी की बात होगी वहाँ पे हम बेरी बुजान की थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं, अगर कोई पेंडेमिक हो, कोई सोशल इश्यूज हो, कुछ भी हो, उस पर ये थ्योरी एप्लीकेबल है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।